समग्र हिंदी के इस 31वें भाग में मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आपके समक्ष प्रयोगवाद के उद्भव एवं उसकी विशेषताओं को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जब प्रगतिवादी कवि भौतिक सुख सुविधाओं से लैस कमरों में बैठकर तथा लंबी लंबी कारों में भ्रमण कर यथार्थ की अनुभूतियों का स्वांग भर कविता करने लगे, तब उदीयमान साहित्यकारों का सामाजिक का शोषित का मन भी टूटने लगा। लगभग सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक नामक कविता संग्रह का संपादन किया, जिसमें 7 कवियों की कविताएं थीं जो प्रगतिशील विचारधारा से पूर्णतया अलग थीं। उसी का नाम प्रयोगवाद दिया गया। इन कवियों में थे गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। अज्ञेय ने सन 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ किया। सन 1951 में तार सप्तक का दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की कविताएं प्रकाशित हुई। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन में अज्ञेय के संपादकीय वक्तव्य में प्रयुक्त शब्द प्रयोग और प्रयोगशील शब्द से हुआ। उन्होंने कहा था कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, काव्य की बद्धमूल धारणाओं और प्रवृत्तियों की लीक पर न चलकर ये नवीन प्रयोग कर रहे हैं। कालांतर में इसी प्रयोग से प्रयोगवाद का उद्भव हुआ। नवीन प्रयोग तो यद्यपि हर बदलती हुई साहित्यिक प्रवृत्तियों में प्राचीन काल से मिलती हैं, लेकिन आधुनिक काल में अज्ञेय के तार सप्तक से जो काव्यात्मक प्रवृत्तियां उभर कर आईं वह एकदम अलग थीं और उन्हें ही प्रयोगवाद का नाम दिया गया। आगे चलकर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने प्रयोगवाद शब्द की अव्यावहारिकता के कारण इसे नई कविता कहा और सन 1960 ईस्वी के बाद रची गई कविताओं में नवीनता को देखते हुए, उसकी विशिष्टता को देखते हुए अनेक लोगों ने उसे सठोत्तरी कविता भी कहा। इसी विकास क्रम में काव्य प्रवृत्ति में काव्य की संपूर्ण पुरानी मान्यताओं को त्याग कर उसको तिलांजलि देकर जो कविताएं बाद में रची गईं उसे अकविता का भी नाम दिया गया। अगली बात है महायुद्ध के कारण निर्मित संदेहग्रस्त मनोदशा, प्राचीन मूल्यों के प्रति अनास्था, वर्तमान वैज्ञानिक संदर्भों में कविता में बौद्धिकता की महत्ता एवं नवीन प्रतीकों के प्रयोग का प्रारंभ करके काव्य की जिस नवीन शैली का अज्ञेय ने तार सप्तक में प्रयोग किया, इसी धारा में सारे कवि साहित्यकार प्रभावित हुए और इसी धारा में कविता लिखना प्रारंभ किया। महायुद्धों की विभीषिका से ये साहित्यकार बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और उन्हें मानव की व्यक्तिवादी अस्तित्व का संकट भी दिखाई देने लगा। सर्वप्रथम प्रयोगवाद एक रूपवादी काव्य प्रवृत्ति फॉर्मलिज्म के रूप में सामने आया। अज्ञेय ने कलगी बाजारे की शीर्षक अपनी कविता में इस दृष्टि को व्यक्त करते हुए कहा, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, पर शरद के भोर की नौहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की
वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। इस रूपवाद में नए प्रतीकों का प्रयोग नए कवियों ने किया है और अपनी कुंठाग्रस्त यौन भावना के लिए प्राचीन प्रतीकों का त्याग किया है। प्रकृत चित्रण में भी इनकी यौन कुंठाएं, मानसिक कुंठाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। अज्ञे ने एक कविता में इसका चित्रण भी किया है। सावन मेघ कविता में भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा विशद स्वासाहत चिरातुर। अज्ञे के प्रतीकों के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, आरंभ में अज्ञे के प्रतीक उन्हीं के शब्दों में प्रायः यौन प्रतीक थे, लेकिन धीरे धीरे विचारधारा में परिवर्तन के साथ वे इतर मान्यताओं के भी सूचक बने। नदी के द्वीप अस्तित्व संकट का प्रतीक है, तो अनुलिखित कविता में बालू का तट जीवन की ऊब भरी निर्जन शून्यता का और अंगुलियों के बीच बालू का यूं ही गिरना अनमने ढंग से इस वास्तविकता को झेलते जाना। प्रयोगवादी कवि ने संगीत और लय के बंधन को भी निरर्थक प्रमाणित करते हुए उसको तोड़ डाला है। इन कवियों की मान्यता है कि कविता अपनी अभिव्यक्ति के कारण ही कविता है, छंद विधान या संगीतमयता के कारण नहीं। इन कवियों ने श्रेष्ठ कोटि की कविताओं का सृजन जीवन और जगत के अनुभूति तथ्य के साथ नए गीतों के प्रतिमानों के साथ किया है। प्रयोगवाद अथवा नई कविता एक वैचारिक धरातल भी ग्रहण कर लिया और एक विशेष सामाजिक दर्शन का संवाहक बनकर इसने एक व्यापक काव्य प्रवृत्ति के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इसीलिए नामवर सिंह कहते हैं, प्रयोगवाद के 15 वर्षों का इतिहास व्यक्तिवाद के 2 सीमांतों के बीच में फैला हुआ है। इनमें से एक सीमांत है मध्यम वर्गीय कवि और वैयक्तिक असंतोष और दूसरा सीमांत है जन जागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। नई धारा के उपन्यास अर्थात गद्य लेखकों ने भी मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन का बड़ा ही यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। नई धारा के कवि ने उसे अपने जीवन में भोगे हुए यथार्थ को अनेक स्थलों पर अंकित किया है। मध्यम वर्गीय समाज की निराशाएं और कुंठाएं, यह सभी उनके साहित्य में अभिव्यक्त हुए हैं। गिरजा कुमार माथुर की एक कविता शाम की धूप देखी जा सकती है, क्योंकि अब बंद हो गए दफ्तर, घंटियां बज रही हैं रिक्शों की, बीसियों साइकिलों की पातें कैरियर टोकरी या हैंडल में, कुछ में खाली कटोरदान बंधे, कुछ में हैं फाइलें हर छिन भूखी, जो न कभी खत्म हुई ऑफिस में। वास्तव में ऑफिस में बाबुओं के काम करने के बाद लौटने का बड़ा ही यथार्थ चित्रण गिरजा कुमार माथुर ने किया है। एक अन्य स्तर पर क्वार की दोपहरी के चित्र को खींचते हुए उन्होंने कहा, घरों में सुनसान आलस ऊँघता है, थकी राहें ठहर विश्राम कर दी, रिक्त कमरे की उदासी बढ़ रही है दूर के आते स्वरों से। अज्ञे ने नदी के द्वीप में आज के व्यक्ति के मन में विद्यमान अस्तित्व संकट की भावना को प्रकट किया है। एक जगह लिखा है उन्होंने, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा।
अस्तित्व संकट एवं मध्यम वर्गीय व्यक्तिक चेतना से प्रेरित इन कविताओं में अनुभूति की सच्चाई को केंद्रीय तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वास्तव में अपने युग के प्रवाह को, अपने भोगे हुए यथार्थ को ईमानदारी के साथ कहना अनुभूति की सच्चाई का प्रमाण माना गया और इसकी व्याख्या के लिए परंपरागत रस सिद्धांत को अप्रासंगिक, अव्यवहारिक घोषित किया गया और नए प्रतीकों, प्रतिमानों की स्थापना करते हुए अपनी कुंड की अभिव्यक्ति किया है। भाषा के दृष्टि से यदि हम देखें तो इनके सभी कविताओं में प्रयोगवादी कवियों के भाषा भावों की अनुगामिनी है। भाषा में सृजनात्मकता का दर्शन किया जा सकता है। कविता में संप्रेषण का गुण होना अनिवार्य है और इस काल के प्रयोगवादी कवियों में संप्रेषणीयता बहुत अधिक है। नई कविता या प्रयोगवादी कविता सन 1943 तक अपना विकास क्रमागत करती गई। रूढ़ियों का उच्छेदन करके इसने अतीत की श्रेष्ठ परंपराओं की कड़ी को वर्तमान के साथ नई प्रतीकों के और नए विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। पौराणिक कथाओं की नवीन संदर्भों में जोड़ने का कार्य धर्मवीर भारती, बालकृष्ण राव की कविताओं और लक्ष्मी नारायण लाल तथा जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में मिलता है। इस प्रकार प्रयोगवाद से नई कविता तक के विकास क्रम में इस धारा ने अपने को वर्तमान युग की प्रतिनिधि धारा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। आज का वक्तव्य बस इतना ही आज समाप्त होता है। कृपया कमेंट करना चाहें तो अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।